स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए 1 बजे की 5 बड़ी खबरें। देखिए, आज मानगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी आए। ये प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर है और इस दौरान एक हाईलाइट रही, मोदी और गहलोत एक दूसरे के मुरीद हैं। क्या कुछ कहा बताएंगे, साथ ही अन्नदाताओं का आक्रोश दिखाएंगे और दिखाएंगे आग ही आग, साथ ही खबर जिसके बाद आप खुद कहेंगे ढूंढते रह जाओगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं। आज की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम पहुंचे। उन्होंने गौरव गाथा कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम ने भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने धूनी पर पहुंचकर पूजन किया, आरती उतारी। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित भी किया। कहा कि वह सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें एक बार फिर धाम में आकर शहीद आदिवासियों के सामने सिर झुकाने का मौका मिला। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच पर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। सीएम गहलोत पहले पहुंच चुके थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मंचासीन सभी लोग एक दूसरे से मिलते हुए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जैसा कि प्रोटोकॉल होता है, उनके एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे थे और दोनों के बीच हल्के फुल्के अंदाज में लगातार बातचीत भी चलती रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने आज पीएम के पहुंचने पर, राजस्थान की धरा पर कदम रखने पर उनका स्वागत किया, सत्कार किया और फिर जनसभा में एक एक कर सभी चेहरों ने अपना अपना संबोधन दिया। इस दौरान कई बातें रही। देखिए, खासकर मुद्दा उठा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने का। तो उस पर फिलहाल तो कोई ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि ऐलान होगा, लेकिन नहीं हुआ। इससे पहले देखिए, पीएम ने पहुंचने के बाद शहीदों के बलिदान को नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, गुरुदेव के दर्शन किए, आरती में हिस्सा लिया और फिर यहां से जनसभा के लिए बनाए गए मंच पर पहुंचे। ये सभी तस्वीरें आने की, शहीदों को नमन की, आरती की, दर्शनों की आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, आप लगातार इन तस्वीरों को देख रहे हैं। मानगढ़ धाम, जहां पर आज सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुबह पहुंचे, सीधे धूनी में दर्शनों के लिए पहुंचे, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, नमन किया और आरती में हिस्सा लेने के बाद वो जनसभा स्थल पर पहुंचकर जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। मुझे विश्वास है मानगढ़ धाम का विकास इस क्षेत्र को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक जागृत स्थल बनाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है, कोई संकलित व्यवस्था कह सकता है, नाम तो कोई भी देंगे, लेकिन भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। मानगढ़ धाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजादी के संघर्ष में आदिवासियों का बड़ा योगदान रहा है। मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस सभा के बाद में हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मौजूद है। कटारिया जी, किस तरह से देख रहे हैं इस सभा को? देखो, मानगढ़ का ये पवित्र स्थान देश की आज़ादी के लिए जलियांवाले बाग के भी पहले एक तरह से शहीदों का स्मारक था। दुर्भाग्य रहा हमारे देश का कि इस इतिहास को कोई ठीक प्रकार से वर्णन नहीं कर सका और इसके कारण से एक लंबे कालखंड के बाद इसका ध्यान आया
और उसके बाद धीरे धीरे इसने अपनी गति पकड़ी और अब प्रधानमंत्री के स्थान पर आ जाने के बाद ये अब हिंदुस्तान की सीमा को भी लांघ करके दुनिया की सीमा में मानगढ़ का ये बलिदान, शहीदों का ये स्मारक लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बनेगा। लोगों की एक तरह से मतलब जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता बताएगा। और मैं सोचता हूँ कि देश की आज़ादी में इस आदिवासी समुदाय का हमेशा से, महाराणा प्रताप से लेकर उससे पहले से भी लोग, वो हमेशा आज़ादी के संघर्ष में सबसे आगे और बलिदान दिया है। उसको आज प्रधानमंत्री जी ने इस स्थान को गौरव तो दिया ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम सब लोग आए हैं, हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र स्थान को हम आकर के प्रणाम करें, कुछ ज़िंदगी में अच्छा करने का सीखें और देश के लिए जीने की आदत बनाएं। मंच से बार बार राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग उठ रही थी, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो सकी। मैं सोचता हूँ राष्ट्रीय स्मारक का उन्होंने प्रोमो में कह दिया, क्योंकि जो राज्य सरकारें इससे टकराती है वो दोनों मिलकर के प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो प्रोजेक्ट है, तो उसका पैसा देने में वो खुले मन से देंगे। लेकिन जिन सरकारों का इस पे योगदान आता है उनका सारा का सारा केंद्र के खाते में डाल करके, मैं स्थान के प्रति जो लगाव होना चाहिए, मेरा भी 1 रुपया खर्च होगा तो मेरे को लगाव है। मैंने कभी 1 रुपया दिया था डॉक्टर स्वामी विवेकानंद स्मारक बनाने के लिए उस लास्ट बॉर्डर पर। आज भी जब जाता हूँ ना तो वो 1 रुपये का फोल्डर मुझे याद दिलाता है कि इस स्थान को बनाने में मेरे 1 रुपये का भी योगदान है। अगर ये 4 राज्यों का जिक्र किया, 4 राज्यों की सरकार यदि जल्दी रोड में बनाएगी तो संभावना है कि केंद्र सरकार जल्दी इससे राष्ट्रीय स्मारक बनाए। सोचता हूँ वो जितना जल्दी, उन्होंने यही कहा है और मैंने संस्कृति मंत्री जी को यहाँ आज मिलने कहा, मैंने कहा आप इसकी अगुवाई करो, उनको बुलाओ, एक जगह बैठा करके आपका विभाग इन सबको मिलाकर तुरंत प्रोजेक्ट बनाकर आगे बढ़ाए ताकि स्थान को वो गौरव प्राप्त हो जिसके लिए हकदार है। धन्यवाद। तो ये नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं जिन्होंने कहा कि यदि इस सीमा से लगती हुई जो राज्य हैं वे यदि जल्दी से रोड में बनाएंगे तो संभवतः केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 मानगढ़। मानगढ़ धाम में पीएम मोदी और सीएम गहलोत एक मंच पर दिखे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। और उत्तराखंड के हरिद्वार से कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हरिद्वार दौरे पर है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं प्रतिकुलपति श्रीमान के सम्मुख वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 एवं 2022 के उन सभी विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। श्रीमान से निवेदन है कि जिन विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय स्तर पर वर्षवार सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं उनको विशेष योग्यता प्रमाण पत्र एवं स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुकंपा करें। आचार्य जी ने उस समय विचार किया था कि इस विश्वविद्यालय से का केवल शिक्षा का और बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं करना, उनका विचार था मनुष्य को
गढ़ना मतलब मनुष्य को निर्माण करना, और मनुष्य के निर्माण के लिए ही उन्होंने जो तप तपस्या की, जो जीवन के अंदर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान को नए नौजवानों को मिले, ये उनकी कल्पना थी। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। आज यथार्थ में है कि भारत को अगर हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का देश बनाना चाहते हैं तो हर व्यक्ति अपने दायित्वों कर्तव्यों को निभाते हुए संस्कृति और व्यक्ति निर्माण के साथ अपनी कर्मशील कर्म योग के माध्यम से इस भारत को वेबर पर पहुंचा सकते हैं। और बड़ी खबर जालोर से है। यहां किसानों का हल्ला बोल जारी है। किसानों के धरने का आज 6वां दिन है। 6वें दिन भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए अपनी जगहों पर अपनी मांगों को उठा रहे हैं। जवाई बांध के पानी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर जो अनशन पर बैठे हुए उनमें से 3 बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ी है। तीनों को देर रात अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आज से किसानों ने महापड़ाव शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में किसान अब धरना स्थल पर आसपास से पहुंच चुके हैं और मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। साथ ही धरना स्थल पर ही भोजन पानी की भी व्यवस्था कर ली गई है। यानी किसान पूरी तरह से तैयार हैं। अगर जंग लंबी चलती है, अगर प्रदर्शन लंबा चलता है तो भी वो डिगेंगे नहीं, अपने मोर्चे पर डटे रहेंगे। और इस बीच वार्ता के जितने भी दौर रहे वो बेनतीजा रहे। प्रशासन इन्हें ठोस आश्वासन नहीं दे पा रहा। ठोस छोड़िए, औना पौना आश्वासन भी फिलहाल प्रशासन के पास मौजूद हो जिससे वो बातचीत का सिरा पकड़कर शुरुआत कर सकें और कोशिश कर सकें वार्ता को सफल बनाने की, वो भी नजर नहीं आ रहा। सीधा चलते हैं सहयोगी श्याम के पास जो कि धरना स्थल पर मौजूद है। श्याम, इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं? एक एक कर 5 दिन बीत गए, आज 6ठा दिन है और किसानों के हिस्से में एक ठोस आश्वासन तक नहीं आ पाया। देखिए आसिफ, निश्चित तौर से जालौर के जो किसान हैं वो पिछले 6 दिनों से लगातार जवाई के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी महज किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में किसानों ने साफ तौर से कल रास्ता जाम किया था। ऐसे में आज महापड़ाव की रणनीति बना ली है। मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर किसानों के भोजन की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर शुरू कर दी गई, यानी कि यहाँ पर तमाम प्रकार की महापड़ाव की तैयारियां हैं वो कर ली गई है। बड़ी संख्या में किसानों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पिछले 6 दिनों से जालौर जिले के किसान हैं वो हक के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद उसे किसानों को नजरअंदाज करने के चलते किसानों का अब उग्र रूप है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल जिला कलेक्टर के साथ 1 घंटे तक वार्ता चली थी, लेकिन तमाम प्रकार की वार्ताओं के बाद में भी किसानों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उसके चलते अब किसानों ने जो आंदोलन की रही के साथ बहुत धोखाई हो रहा है, लेकिन किसानों की वाजिब मांगे और फिटिंग नहीं मानी जा रही है तो किसान अपने आप को थोड़ा सा ठगा तो कर ही रहा है। लेकिन फिर भी हिम्मत किसान की इतनी है कि वो चाहेगा वो अपनी मांगे पूरी करवा के जाएगा। इसके बाद उनके तटस्थ है और वो आत्मबल लेके बैठेंगे। देखिए आसिफ, किसानों का जो जोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इनकी मांगों को लेकर अब हमारे साथ कुछ किसान और भी उनसे बात करते हैं। आप लोग पिछले 6 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, आमरण अनशन भी कर रहे हैं और 3 किसानों की रात को तबीयत भी खराब होगी, बावजूद भी प्रशासन तो जाग ही नहीं रहा है। प्रशासन नहीं जागेगा जब तक ये किसान ऐसे धरना नहीं छोड़ेंगे। तो धरना पे रहेंगे और किसान सब अभी जाग चुके हैं। अभी ये पानी लेने के सिवा घर नहीं जाएंगे और बिजली 7 घंटे नहीं देंगे जब तक घर नहीं जाएंगे। आज थोड़ा कुछ किसानों को रात दिया, खेती का काम है, कल से वापस ज्यादा आ जाएंगे और बहुत किसान आते हैं और किसानों का लगाव भी बहुत ज्यादा है कि पानी लेके ही रहेंगे। आप लोग खाना वगैरह यहाँ बनाना शुरू कर दिया, यानी कि क्या एक तरीके से महापड़ाव है किसानों ने शुरू कर दिया? रात को महापड़ाव है, रात को ठहरेंगे या खाना भी यहाँ खाएंगे, रुकेंगे भी यहाँ, नहाते धोते सब यही करते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। देखिए आसिफ, जिस तरीके से जो किसान है उन्होंने साफ तौर से सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि महापड़ाव की शुरुआत है वो आज से हो चुकी है और यहाँ पर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, यानी कि शाम मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों तक ये अपडेट भी पहुंचाएं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक तो मैं स्वप्निल बोल रहा हूं
और दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि जो लोग अनशन पर बैठे थे उनमें से कुछ की तबीयत बिगड़ी है, वो किस स्थिति में है? क्या अभी भी जिन्होंने अनशन शुरू किया था वो अनशन पर है? देखिए आसिफ, पिछले 3 दिनों से लगातार किसान अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में आसिफ ऐसे कुछ किसान हैं जिनकी उम्र 90 साल से अधिक है। बुजुर्ग किसान अपने हक के पानी की लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में 3 बुजुर्ग किसानों की देर रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे राजकीय अस्पताल में, जालौर के अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हालांकि कुछ देर बाद में किसानों की तबीयत में सुधार आने के बाद में यहाँ पर वो तमाम जो किसान है, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि रात को जो तबीयत खराब हुई थी उसके बाद में यहाँ पर बैठे हुए लगातार अपने हक के पानी की मांग को लेकर जिन किसानों की तबीयत बिगड़ी थी उन किसानों से ही मैं बात करता हूँ। बसा सरकार तो मानती ही नहीं है। नहीं मानी तो बनावो, जनता बैठी हारी है। ये 4 दिन की एक्शन माता बैठा पूछे मत और पानी का आवाज का दवाई मांगने पानी नहीं आवाज मैं टेंट छूटा जा पड़वा चल नहीं छोड़ा। देखिए आसिफ, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग किसान है। बसा कितनी उम्र है? 80 साल। एक 80 साल के बुजुर्ग किसान है। आपके हक की मांग को लेकर सरकार तक आप आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या कह रहे हैं सरकार के अधिकारी? कुछ नहीं बोल रहे अभी तक, कोई नहीं कहता जी, बोलता ही नहीं है, कोई जवाब नहीं देता है। श्याम, हाँ मैं इसी सवाल पे आना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बार फिर आपको साफ कर दूं श्याम कि देखिए मैं आसिफ नहीं स्वप्निल बोल रहा हूं और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एक दिन में अमूमन कितनी बार वार्ता की मेज पर दोनों धड़े बैठ भी रहे या नहीं बैठ रहे? देखिए स्वप्निल, बहुत अच्छा सवाल आपका, क्योंकि किसानों की वार्ता के लिए कोई विभागीय अधिकारियों ने पहले तक जूं तक नहीं रहेंगी। किसान लगातार जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने आंदोलन कर रहे हैं। महज 2 बार वार्ता हुई है और वो भी उसके बाद में वार्ता हुई जब न्यूज 18 ने किसानों की आवाज को उठाया। बार बार सरकार को और विभागीय अधिकारियों को इन तमाम चीजों के लिए अवगत करवाने के बाद में सरकार जागी और पिछले 6 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। महज 2 बार वार्ता हुई और वार्ता में भी कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह करके यहाँ से उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसान अपने हक के पानी की मांग को लेकर डटे हुए हैं। यानी कि विभागीय अधिकारी तमाम ये लोग कह रहे हैं कि हम उस अधिकारियों को अवगत करवाएंगे, वहां से निर्णय आएगा, क्योंकि ये जो पानी है वो जवाई बांध है वो पाली जिले में बना हुआ है। ऐसे में नहरी क्षेत्र के अंदर पानी छोड़ने का जो सिलसिला है वो अब कुछ दिन में शुरू हो जाएगा, लेकिन किसानों के सामने वार्ता करने के लिए विभागीय अधिकारी या कोई ठोस तमाम आश्वासन देने वाला कोई ऐसा अधिकारी नहीं पहुंचा है जो इन किसानों को आश्वस्त कर सके कि आपकी जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन किसानों को गुमराह किया जा रहा है। आप लोग लगातार वार्ता कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं विभागीय अधिकारी? आखिर किसानों को तो गुमराह किया जा रहा है। अभी तक तो कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। बिजली के मामले में भी 15 नवंबर से पहले की स्थिति कोई नहीं बता पा रही। 15 नवंबर तक हम के बिजली को थोड़ा सुचारू रूप से करेंगे 6:30 उससे पहले की हमने जो कल कलेक्टर के साथ वार्ता हुई थी, लंबा प्रोसेस चला, उसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं आपको? वो यही बोल रहे हैं 15 नवंबर के बिजली के लिए कह रहे हैं, पानी के लिए भी कोई ठोस बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम पानी देने की स्थिति में अभी नहीं है, हम गणना कर रहे हैं, कभी वो सारे झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, पेयजल के लिए नहीं है। हमने तो सारा यही कहा है जो पेयजल और इरिगेशन देने के उपरांत जो पानी बचता है वो हमको दीजिए। देखिए स्वप्निल, साफ तौर से जो किसान नेता और किसानों के जो तमाम प्रतिनिधि है वो अंदर गए थे, लेकिन लोगों को अच्छा विडंबना यह है श्याम, अगर मोटे तौर पर देखा जाए कि एक तरफ तो सियासत में होड़ मचती है इस बात को लेकर कि आखिर किसानों का सच्चा हितैषी कौन है, और दूसरी ओर 6 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं। न ही सत्ता पक्ष से न ही विपक्ष से किसी ने आकर यहां पर इनसे बातचीत करना, खासकर विपक्ष द्वारा अनदेखी अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अगर विपक्ष भी ऐसे मुद्दों को नहीं पकड़ेगा तो फिर इन लोगों की आवाज को उठाएगा कौन? निश्चित तौर से स्वप्निल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर चुनाव है। ऐसे में ये जो तमाम किसान है वो पीड़ित किसान है, अपने हक के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि थे जिनको इन्होंने जीता करके भेजा था उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उनके हक की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए, विधानसभा तक पहुंचाया जाए, लेकिन वो विधानसभा तक आवाज नहीं पहुंची। और विशेष रूप से जिन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी और जिम्मेदारी विशेष रूप से थी विपक्ष की, उस विपक्ष के अंदर महज आहोर के एक विधायक छगन सिंह राजपुरोहित लगातार यहाँ पर किसानों के साथ आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो इन किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी से आगे आए। लेकिन अब लोग जो किसान ये बैठे हैं, इनका गुस्सा साफ तौर से इन्होंने अल्टीमेटम। तो 6ठे दिन इनकी आंदोलन की आगे की रणनीति क्या है? इनसे बातचीत करें। देखिए स्वप्निल, इन लोगों की अब रणनीति साफ है। तमाम जो किसान ये बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अब अल्टीमेटम दिया और उसके साथ में महापड़ाव का दौर है वो लगातार जारी है। कुछ और किसानों से मैं बात करूंगा, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आखिर किसानों की बातों को अगर नजरअंदाज लगातार किया जाता है तो आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे की रणनीति यही रहेगी
कि किसान सेवा संघ समिति जो है वो बिल्कुल हटने वाली नहीं है और सेवा मनवा के रहेंगे। जो मतलब मांगने हैं वो मनवा के रहेंगे। क्यों कि 4 दिन से बिना क्या के हुए बैठे हुए बुजुर्ग, तो उनकी हालत भी खराब है। उनको हमने मनाया कि भाई छोड़ दो, नहीं कि हम तो घर में नहीं आएंगे, हमको तो मरना ही है। क्योंकि जिला कलेक्टर के ऑफिस के सामने किसान बैठे हैं, तो कलेक्टर भी आए क्या आपसे बातचीत करने के लिए? आना चाहिए, नहीं आए, अभी तक आए नहीं। आवाज तो सुन रहे, नहीं आया अभी तो कोई, तो आना चाहिए उनको। बस लंबा संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, बावजूद उसके नजरअंदाज करना। स्वप्निल, ये जो गुस्सा है, इस गुस्से से अंदाजा लगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखें, तमाम अपडेट्स आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, हनुमानगढ़ से मिल रही है। यहां एक भतीजे ने अपने ताऊ की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि खेत में पानी की बारी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें ताऊ की हत्या कर दी भतीजे ने। ताऊ के सिर पर कस्सी से वार कर ताऊ को मार डाला। मृतक के बेटे ने संदीप सिंह और अन्य पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पीलीबंगा थाना क्षेत्र के 47 SSW गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है। तो हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक भतीजे ने अपने ताऊ की हत्या कर दी। पूरा विवाद खेत में पानी की बारी को लेकर था। ताऊ के सिर पर कस्सी से वार कर अपने ताऊ को भतीजे ने मार डाला। भाई और मेरे पिताजी पानी की बारी पर 47 SSW खेत में पानी लगा रहे थे। वहाँ पे मेरे चाचा जी और उसका लड़के और एक अन्य व्यक्ति ने कस्सी से सिर पर वार किया और जिससे मेरे पिताजी की डेथ हो गई। तो और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, क्या जानकारी है? जी, ये जो हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र के 47 SSW गांव का मामला है, जहाँ जो 2 भाइयों की जमीन है और जिसमें जो खेत में जो पानी लगता है नहर से, उसको लेकर विवाद हुआ था। और जो संदीप सिंह है, उसने अपने जो ताऊ है, सगा ताऊ है, पास में उसकी भी जमीन है, तो सगे ताऊ प्रीतम सिंह पर और उसके पुत्र बेअंत सिंह पर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया। और जो प्रीतम सिंह है, उसके सिर पर जो कस्सी होती है उससे वार किया और इसके बाद दोनों को गंभीर हालात में हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय लाया गया। जब प्रीतम सिंह की हालात गंभीर थी तो उनको बीकानेर रेफर किया गया और रास्ते में प्रीतम सिंह की मौत हो गई। कुल मिलाकर पारिवारिक मामला है, दोनों भाइयों का मामला है। और जो खेत में पानी लगता है उसमें जो आरोप है वो ये है कि जो मुलजिम है संदीप सिंह और उसके साथियों ने पानी की बारी तोड़ ली, यानी तो प्रीतम सिंह को पानी लगने की पहले अपने खेत में लगाने लगे। इस बात को लेकर विवाद हुआ। तो पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, पुलिस अभी मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई में लगी हुई है। और वहीं जो पुलिस जो विजय मीणा है, पीलीबंगा थाना अधिकारी, उनका ये कहना है कि जो आरोपी है उनकी धरपकड़ के लिए टीमें भी लगा दी गई हैं, मगर फिलहाल जो है परिजनों की सहमति से पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। करौली जिला मुख्यालय पर बंदरों का आतंक रुक नहीं रहा। रात को एक बंदर अस्पताल के अंदर घुस गया। सुबह तक अस्पताल के स्टाफ, मरीज, तीमारदारों को परेशान करता रहा, जिससे रोगी, उनके परिजन, चिकित्सा कर्मी भयभीत रहे। इस दौरान बंदर ने कई रोगियों को भी घायल कर दिया। सुबह बंदर इमरजेंसी कक्ष में जाकर बैठ गया, जिसके चलते रोगी और डॉक्टर डर गए। बंदर को जब भगाने का प्रयास किया तो बंदर ने डॉक्टर मनोज मीणा के जेब में रखे ईयरपॉड निकाल लिए और तोड़ दिए। इसके बाद स्ट्रेचर पर लेटे गंभीर घायल रोगी के छाती पर चढ़ गया। जब रोगी के परिजनों ने बंदर को भगाने की कोशिश की तो पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मचा। जैसे तैसे लोगों ने बंदर को हॉस्पिटल के बाहर भगाया। जानकारी फोन पर जिला कलेक्टर को दी गई। कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को बंदर पकड़वाने के निर्देश दिए। इस बंदर ने पिछले 4 दिन से गुलाब बाग क्षेत्र में डेरा जमाया हुआ है। 2 दर्जन से अधिक लोगों को बंदर ने काटकर घायल भी किया है। ये काकेर बाबा ने धोती खींच ली और ये पंजा कसका दिया। किसने? यहाँ पूरे करौली में ही बंदरों का आतंक है जी। यहाँ पुराने हॉस्पिटल में भी है, MCH में भी है। और हमने MCH में जो बंदर हैं वो कहीं हो सकता है कि किसी ने पकड़ करके वहाँ पे छोड़ दिए, तो उन्होंने तो बहुत ही आतंक बचा रखा है। हमने इसके पकड़ने के लिए
आयुक्त नगर परिषद को काफ़ी बार लिख दिया, पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर। को हमने कहा है उनके द्वारा एक टेंडर भी किया गया है जिसमें ये बंदर का जो इशू आता है उसको टैकल किया जा सके। तो उनके द्वारा जो टीम को डिप्लॉय किया है, आज हमने उनको यही कहा है कि आप स्पेसिफिकली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला एरिया है उसको चेक कराएं, ताकि जो मरीज हैं और जो उनके साथ अटेंडेंट हैं उनको कोई परेशानी ना हो। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, करौली में अस्पताल में यूं ही 50 परेशानियां हैं, उसमें एक का इजाफा और हो गया, वो भी तब जब कम से कम भी नहीं तो 3-4 बार तो शिकायत की ही जा चुकी होगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, बताना चाहूंगा इस मामले को लेकर जो हमारी पीएमओ से बात हुई, उनका कहना है कि करीब 8 बार उन्होंने लिखित में नगर परिषद आयुक्त को शिकायत भेजी है। ये मामला आज का ताजा है, जबकि इससे पहले भी पुराने और नए हॉस्पिटल में दर्जनों बंदरों का आतंक मचा हुआ है और लगातार इसी को लेकर रोगी और जो चिकित्सा कर्मी वो शिकायत करते रहे थे, इसी को लेकर शिकायत की गई थी। अब ये जो ताजा मामला है, ये बंदर पिछले 4 दिनों से मासलपुर से करौली गुलाबबाग क्षेत्र में पहुंचा है। पहले गुलाबबाग क्षेत्र में इसने 2 दर्जन से अधिक लोगों को घायल किया। इस दौरान भी नगर परिषद को शिकायत की गई, लेकिन नगर परिषद के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। और आज ये जब धर्मेंद्र, एक तो ये कि अस्पताल में क्या कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है, और दूसरी बात यह कि भाई रात के वक्त भी तो शिकायत की होगी ना कि यहाँ बंदर आ गया है, मरीजों को घायल कर रहा है, आकर कुछ कीजिए, तब भी कुछ नहीं किया गया रात भर। जी बिल्कुल स्वप्निल, देखिए गार्ड मौजूद है, लेकिन गार्डों के बाद भी ये बंदर हॉस्पिटल में पहुंचा है। उस दौरान भी 2 बार शिकायत की गई है। बताया जा रहा है कि उस दौरान इस बंदर ने भी कुछ रोगियों को परेशान किया था, और इसके बाद सुबह एक बार फिर जब इमरजेंसी में जाकर ये जो बंदर है बैठ गया, तो इस दौरान इसने जो इमरजेंसी में डॉक्टर है मनोज मीणा, उनको भी परेशान किया, रोगियों को परेशान किया। इससे चिकित्सा कर्मी और रोगी भयभीत हो गए। और इस दौरान जो डॉक्टर है मनोज मीणा, उनकी जेब से इसने एयरपोर्ट निकालकर उसे भी तोड़ दिया और कुछ मरीजों से भी छीना झपटी की है। इस दौरान एक गंभीर मरीज स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, उसकी छाती पर जाकर बैठ गया। जब परिजनों ने इस बंदर को भगाया तो इसने उसे जो परिजन भगाने वाले हैं उनको भी घायल किया, और उसके बाद जैसे तैसे इसको बंदर से चिकित्सालय से बाहर किया गया है। इस दौरान लोगों ने जो न सिर्फ नगर परिषद को शिकायत की, साथ ही जिला कलेक्टर को भी शिकायत की है। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक कार्रवाई जो बंदर को पकड़ने की शुरू होनी चाहिए थी, वो अभी भी नहीं हो पाई है। जी स्वप्निल। नहीं तो इसका एक मतलब यह है कि गार्ड भी वहां पर हिम्मत दिखाकर कुछ नहीं कर पाया, और दूसरी बात यह कि क्या ये बंदर अभी भी अस्पताल परिसर के आसपास ही है? स्वप्निल बिल्कुल, गार्डों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन गार्ड जो है उस बंदर को भगाने में असफल रहे, और अभी भी जो बंदर है वो हॉस्पिटल परिसर के आसपास बना हुआ है। जी स्वप्निल। तो अभी भी ऐसा कोई नहीं पहुंचा जो इस बंदर को पकड़ने की कोशिश करे? जी बंदा अभी जो बताया जा रहा है, नगर परिषद आयुक्त से हमारी अभी भी बात हुई, उनका कहना है कि हमने जो ठेकेदार है उसको निर्देश दे दिए और उसने प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन अभी चिकित्सालय में जो पकड़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।